हेलो गाइस, स्वागत है आपका एजुकेशन एंड मोटिवेशन टॉक्स यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की, जिसमें ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम जो पहले पार्ट में जो वीडियो में बताया था उससे आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने कल ये बात कर ली थी कि प्रदेश के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति में शामिल किया गया है। तो ये किसको किया गया था? देवेंद्र झांझड़िया को किया गया था। इस कमेटी में शामिल इसमें पूर्व पेसर वेंकटेश प्रसाद, पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, पूर्व निशानेबाज अंजलि भी शामिल है और पूर्व मुक्केबाज एल सरिता देवी को भी इसमें चयन समिति में जगह मिली है। और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जो जज हैं श्री न्यायमूर्ति मुकुंद शर्मा भी इस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी वर्तमान में किस जिला क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष हैं? तो ये है राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के भी क्या है अध्यक्ष हैं? कौन? सीपी जोशी, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये वर्तमान 2021 में राजसमंद जिला क्रिकेट के संपन्न हुए चुनाव में सीपी जोशी पुनः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और वैभव गहलोत पुनः कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। वैभव गहलोत वर्तमान में RCA के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है, दुबई में संपन्न हुए IPL 14 क्रिकेट चैंपियनशिप में प्रदेश के किस खेल विशेषज्ञ को अंपायर बनाया गया था? तो ये है तपन शर्मा है, इनको अंपायर बनाया गया था, उदयपुर के हैं ये। और 2006 में BCCI के पैनल अंपायर बनने के बाद कई महत्वपूर्ण मैचों में अंपायर रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, एथलीट सोनल सुखवाल जो आंध्र प्रदेश के वारंगल में आयोजित नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस की सोनल सुखवाल ने 20 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा चतुरु 500 मीटर रेस में भी छठे स्थान पर रहे हैं। चतुरु है वो 500 मीटर रेस में छठे स्थान पर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चर्चित स्थानों की। राजस्थान में जो स्थान अभी चर्चा में है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं बात। अगला हमारा प्रश्न है, 22 सितंबर 2021 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में देश में राज्य का कौन सा स्थान है, यानी राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान प्रथम है सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में। तो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता राजस्थान की कितनी है? 7,738 मेगावाट हो गई है। और दूसरे स्थान पे यहाँ पे कर्नाटका है जिसकी क्षमता 7,469 मेगावाट। और थर्ड स्थान पे है वो है गुजरात जिसकी क्षमता है 5,708 मेगावाट। ये बता दें आपको कि 17 सितंबर 2021 को राज्य विधानसभा में राजस्थान वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध FRBM संशोधित विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसके जरिए विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए अतिरिक्त कर्ज है वो राज्य सरकार ले सकेगी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर 2021 को किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित 3 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड यानी ELF का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया? तो ये जालौर बाड़मेर सीमा पे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है 925। ठीक है, तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 925 जो जालौर बाड़मेर सीमा पे है। ये भारत पाकिस्तान सरहद से सिर्फ 440 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा? राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का विमानों की इमरजेंसी हेतु उपयोग किया गया। ठीक है, और इसमें इस इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा थल प्लस वायुसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुंदनपुरा, सिंघनिया और बाखासर गाँव में 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। कौन कौन से? कुंदनपुर, सिंघनिया और बाकासर गाँव में बाकासर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक बात और है ध्यान करने योग्य कि जालौर बाड़मेर की सीमा नेशनल हाईवे 925A पर है। आपातकालीन लैंडिंग का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, CDS जनरल विपिन रावत और तत्कालीन वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया दिल्ली से C-130J विमान से रवाना हुए और विमान ने आपातकालीन लैंडिंग पट्टी पर 9 सितंबर 2021 को सबसे पहले लैंडिंग की। इससे पूर्व अक्टूबर 2017 में
आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे वायुसेना विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवा चुकी है और NH 925 ऐसी सुविधा वाला पहला नेशनल हाईवे है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन, अगला प्रश्न है कि प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला प्लेटिनम रेटेड ग्रीन स्टेशन बना है, तो ये है जोधपुर, जो देश का पहला स्टेशन है। इसको देश भर में जो सर्वे की गई है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से, उसमें 100 में से 90 नंबर इनको मिले हैं। तो कौन सा ये जोधपुर रेलवे स्टेशन है, जो किसी भी रेलवे के लिए भारत का अब तक का पहला स्टेशन है। काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशनों की रेटिंग प्रणाली विकसित करते हुए ये सर्वे किया था। अगला प्रश्न है हमारा पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड जो है प्रदेश के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने गढ़ गणेश मंदिर जयपुर को सितंबर 2021 में रोपवे की मंजूरी दी है। और इससे पहले प्रदेश में 4 रोपवे हैं, सामौद में सावित्री माता पुष्कर और मनसा पूर्णा माता उदयपुर और सुंधा माता जालौर में रोपवे है। और जो अब इस रोपवे की अनुमति दी गई है वो 282 मीटर का बनेगा और 6 करोड़ की लागत का अनुमान है। और गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण मानसिंह द्वितीय ने अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए किया था, जो जयपुर 18वीं शताब्दी में जयपुर की स्थापना से पहले इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है सितंबर 2021 में प्रदेश की किस जिले में ESIC हॉस्पिटल को नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज के रूप में मान्यता दी है। तो किसको दी है, जो ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर है उसको ये मान्यता दी गई है, नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी है अलवर को मान्यता प्रदान। ESIC मेडिकल कॉलेज अलवर को ये मान्यता प्रदान की गई है। मेडिकल कॉलेज में इसी वर्ष नीट के जरिए प्रवेश करवाया जाएगा और पहले सत्र में 100 सीटें रखी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 6 सितंबर 2021 को प्रदेश के औद्योगिक विकास के किस संस्थान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है रिको। रिको को राजस्थान के औद्योगिक विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ये सम्मान रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और इसको देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य निवेश व औद्योगिक विकास निगम SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह समारोह पुडुचेरी में आयोजित हुआ और रिको को यह पुरस्कार राज्य में निवेश आकर्षित करने एवं उद्योगों की श्रेष्ठ आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है प्रदेश के किस अभयारण्य को 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की संभावनाओं का परीक्षण हाल ही में किया गया है। तो कुंभलगढ़ अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। 3 सितंबर 2021 को ये जयपुर स्थित अरण्य भवन में वन विभाग के अधिकारियों और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्सपर्ट कमेटी ने बैठक में कुंभलगढ़ को प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। और प्रदेश के 4 जो टाइगर रिजर्व हैं पहले से वो कौन कौन से हैं, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, सरिस्का अलवर, रामगढ़ मुंदी और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, कोटा में। अगला प्रश्न है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकार ट्राई की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक देश में टेलीडेंसिटी के मामले में प्रदेश का स्थान है। टेलीडेंसिटी का अर्थ हो गया यहाँ पे दूरसंचार से जुड़े सीधे उपभोक्ता का ग्राफ। तो इसमें राजस्थान का कितना स्थान है, 13वां। इसमें लगातार गिरावट आई है। जनवरी 2019 में राजस्थान में प्रतिशत था 88.77 जो घटकर अब 83.07% हो गया है, यानी 88 से 83% हो गया है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार की ओर से सितंबर 2021 में जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में प्रदेश के कौन से 2 संस्थान टॉप 100 में शामिल हुए हैं। तो इसमें है बिट्स पिलानी और वनस्थली विद्यापीठ। इसमें जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी है उसका रैंक आया है 29 और वनस्थली विद्यापीठ का 66वां नंबर और मालवीय राष्ट्रीय प्राधिकरण संस्थान जयपुर का 72वां नंबर आया है। अगला प्रश्न है जलदाय विभाग द्वारा किस जिले में पानी पहुंचाने के लिए वाटर ट्रेन योजना चलाने की योजना बनाई जा रही है। तो यह है पाली जिले के लिए ऐसा किया जाने की योजना है, जिसमें 2.5 MLD पानी पहुंचाया जा सकता है वाटर ट्रेन से। जोधपुर के बीच अब तक वर्ष 2002 से लेके 2019 तक 4 बार 2002 में, 2005 में
2009 में और 2019 में वाटर ट्रेन चली है। अगला प्रश्न है, दुबई वर्ल्ड एक्सपो में भाग लेना तो राजस्थान में शामिल होगा। इसमें 9 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुबई वर्ल्ड एक्सपो में राजस्थान की ब्रांडिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के प्रावधान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। भारतीय वाणिज्य व उद्योग परिसंघ फिक्की के ओर से इसमें भाग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच प्रदेशों को बेहतर ब्रांडिंग की जा सकेगी तथा उन्हें राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित और आमंत्रित किया जा सकेगा। इसके लिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2021 में आयोजित होने वाले ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया जाएगा? तो 6 खेलों को शामिल किया जाएगा। कौन सा है? एक तो कबड्डी, खो खो, हॉकी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट एंड शूटिंग। तो ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने इस संबंध में घोषणा की है। इसके तहत नवंबर से जनवरी के बीच प्रदेश में ग्रामीण या पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिता आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक संचालन समिति का गठन होगा, जिसमें राज्य स्तर प्रतियोगिता में 3696 खिलाड़ी भाग लेंगे। यह ऐप राजस्थान राज्य खेल परिषद की साइट पर उपलब्ध है, जो अशोक चांदना ने लॉन्च किया था। इसका नाम है ग्रामीण ओलंपिक खेल ऐप। और वीरेंद्र पूनिया मुख्य खेल अधिकारी तथा विकास भाले राजस्थान राज्य की क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के लिए 1100 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की होगी व्यवस्था। तो जल संकट से जूझने वाले इन जिलों में यह बड़ी सौगात है जो जल शक्ति मंत्रालय ने दी है। अगले 33 वर्षों तक जलापूर्ति के लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1275 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। तो इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी चलते हैं अगले प्रश्न पे। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA के तत्वाधान में खेली गई राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता कोलविन शील्ड फाइनल खिताब 15 सितंबर किस टीम ने जीता? तो ये उदयपुर टीम ने जीता है। यह इसका फाइनल मैच स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया था और उदयपुर ने सीकर को हरा के यह मुकाबला जीता। अगला प्रश्न है, 18 से 19 सितंबर 1971 भारत पाक युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम विजय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जयपुर में किया गया था, जो सन 1971 में हुए भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किया गया था। इस दौरान हेलीकॉप्टर शो, बैंड वादन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और 19 सितंबर 2001 को रामबाग पोलो ग्राउंड पर युद्ध के पदक विजेता गौरव सेनानियों को सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं हम चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में संचालित आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उसका नाम बदल के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। 20 सितंबर 2021 को इसके संशोधित नाम को स्वीकृति दी गई थी। दरअसल प्रदेश में भामाशाह बीमा योजना संचालित थी। इसके बाद केंद्र ने की आयुष्मान बीमा योजना भी इसमें दर्ज कर दी गई है। दोनों का संयुक्त नाम बदलकर अब भामाशाह और आयुष्मान के लाभार्थियों को चिरंजीवी में ही मर्ज कर दिया गया है। राज्य सरकार जल्द ही निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना और जनता क्लिनिक के साथ भी चिरंजीवी शब्द को जोड़ने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में कौशल विकास व रोजगार से जुड़ी 7 योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम सूची में शामिल होंगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव के अनुसार कौशल रोजगार व उद्यमिता विभाग की मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देनरा एंड स्कूटी योजना सहित कई योजनाएं स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा नई टाउनशिप नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इससे पूर्व राज्य में किस वर्ष टाउनशिप नीति जारी की गई थी? तो इससे पहले 2010 में टाउनशिप नीति जारी की गई थी। तो इस नीति में क्या क्या बदलाव है वो प्रस्तावित है, वो पढ़ लेते हैं। जिन आवासीय योजनाओं में हाई टेंशन लाइन या मास्टर प्लान व सेक्टर प्लान की अधिक सड़कों के कारण कुल सड़कों का क्षेत्रफल 20 से 22% अधिक होगा, वहां हाई स्टेशन लाइन
क्षेत्र की गणना सड़क, पार्क, ओपन स्पेस, स्कूल, हॉस्पिटल के आरक्षित क्षेत्र में की जाएगी। इस योजना में गैस या पेट्रोल लाइन जा रही है तो ऐसे हिस्से में को ग्रीन हिस्सा ही माना जाएगा। और ये यदि ग्रीन क्षेत्र बड़ी योजनाओं में 10% और छोटी योजनाओं में 50% से 10% या छोटी योजनाओं में 5% से अधिक होगा तो वो जितना अधिक होगा उतना ही सुविधा क्षेत्र में छूट मिलेगी। सभी प्रकार के भू उपयोगों के लिए 2 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल के एकल पट्टों के मामलों में 5% सुविधा क्षेत्र की भूमि भी एवज में आवश्यक आरक्षित कर के अनुसार राशि वसूलना प्रस्तावित है। ऐसी हाउसिंग एवं टाउनशिप योजनाएं जो गेटेड कम्युनिटी के तौर पर विकसित की गई हैं उनमें विभिन्न चौड़ाई की सड़कों व विभाग क्षेत्रफल के भूखंडों पर भवन निर्माण की स्वीकृति मुख्य सड़क की चौड़ाई के अनुसार देंगे। अगला है ई वेस्ट निस्तारण कार्यक्रम। यह जयपुर, उदयपुर, कोटा में 1 जुलाई से 31 अगस्त 2021 तक है। ई वेस्ट संग्रहित और रिसाइकिल किया जाएगा। इसमें 2 महीनों में 11 टन ई वेस्ट को रिसाइकिल किया गया है। बढ़ती तकनीकी से ई वेस्ट में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। ई वेस्ट में 46% धातु और 28% प्लास्टिक होती है। ठीक है। 3 सितंबर 2021 को राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत जारी की गई ग्रामीण पर्यटन नीति के प्रारूप में शामिल है। तो इसमें कृषि पर्यटन, कैंपिंग साइट और गेम्स हाउस पर्यटन शामिल है। गेस्ट हाउस पर्यटन, तो पर्यटन विभाग ने अपनी पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन प्रोत्साहन स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली आवासीय इकाइयों, कृषि पर्यटन व कैंपिंग साइट की स्थापना से गांव में नए रोजगार सृजित होंगे, हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही राजस्थान पर्यटन की तस्वीर को प्रत्यक्ष ग्रामीण पर्यटन के माध्यम से भी करीब से देख सकेंगे। तो ये ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें गेस्ट हाउस पर्यटन क्या है? इसमें पर्यटन विभाग की ओर से संचालित समस्त पेइंग गेस्ट हाउस व ग्रामीण आबादी में स्थित होटल इस योजना का लाभ लेंगे। इसमें गेस्ट हाउस के मालिक का परिवार गेस्ट हाउस परिसर में रहना जरूरी होगा। 6 से कम व 15 से अधिक अतिथियों को कमरा किराए पर नहीं ही दिया जा सकेंगे और अधिकतम 40 बेड ही अनुमत होंगे। पर्यटकों हेतु क्या इसमें सुविधाएं हैं? तो बिजली पानी की नियमित आपूर्ति, पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था, पर्यटन इकाई के परिसर में फायर फाइटिंग सिस्टम, विदेशी पर्यटकों का रिकॉर्ड हस्तांतरण, मालिकाना हक परिवर्तन संबंधी सूचना देनी होगी और रिसेप्शन पर पुलिस, अग्निशमन और अस्पताल व मालिका फोन नंबर जरूरी, चिकित्सीय सुविधाएं रखना जरूरी। इकाई संचालकों को मिलने वाली छूट है। इसमें 7 वर्ष की छूट स्टेट जीएसटी में मिलेगी। 2005 व रिप्स 2019 के तहत समस्त छूट मिलेगी। आवेदन करने पर 45 दिवस में नलकूप खोदने की अनुमति देनी होगी और विद्युत कनेक्शन 45 दिन की अवधि में जारी होगा। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की मुख्य सड़क से इकाई तक का सड़क निर्माण कार्य भी होगा। कृषि पर्यटन इकाई व कैंपिंग साइट, तो कृषि इकाई कम से कम 5 हेक्टेयर पर स्थापित होगी। इसका 20% भाग निर्मित होगा और 80% भाग का ऊंट फार्म, घोड़ा फार्म, घरेलू पक्षी व हस्तशिल्प आदि के लिए उपयोग होगा। कैंपिंग साइट न्यूनतम 1 हेक्टेयर पर संचालित होगी। तो राज्य सरकार की इस योजना में विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कौशल में वृद्धि होगी और युवाओं का शहर की ओर पलायन रुकेगा। अगली जो योजना है वो है इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स में प्रावधान। इसमें रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने के मामले में उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। अब 500 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पैनल लगाने वालों का नेट मॉनिटरिंग में फायदा मिलेगा और केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर्स रूल्स में भी नेट मीटरिंग के तहत 500 किलोवाट तक के पैनल लगाने का प्रावधान किया है। उसी आधार पर आयोग ने ग्रिड इंटरनेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिस्टम रेगुलेशन के तहत आदेश जारी किए हैं। इसमें सामान्य उपभोक्ताओं के साथ सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को भी राहत मिलेगी। 15 सितंबर तक के लिए 2015 के रेगुलेशन लागू कर रखे थे। 2015 के रेगुलेशन में नेट मीटरिंग के तहत 1 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने रूल्स में उसकी सीमा क्या है घटा दी है। अगला है सरकार द्वारा प्रस्तावित ई वाहन पॉलिसी का प्रारूप जारी हो गया है। इसके अनुसार
इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब चार्जिंग स्टेशन लगाने वालों को सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही ऐसे स्टेशनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए न केवल रियायती दर पर जमीन मिलेगी बल्कि ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में 100% छूट भी दी जाएगी। अधिकतम 50% रियायती दर पर जमीन मिल सकेगी जिस पर सोलर प्लांट लगाया जा सकेगा। सोलर पॉलिसी के तहत 7 से 10 साल तक के शुल्क माफ होंगे। हालांकि दोनों शुल्क की छूट में 500 मेगावाट की बंदिश है, यानी 500 मेगावाट लगाने वाले प्लांट पर पूरा शुल्क देना पड़ेगा। चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2 उपकरण खरीदेंगे, उनमें एक निर्धारित राशि पुनर्भरण करेंगे। इनमें उन 100 लोगों को बड़ी राशि पुनर्भरण की जाएगी जो इस पॉलिसी के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे। चार्जिंग स्टेशन पर वाहन जो चार्ज करने के बाद जो बिल बनेगा उस पर लगने वाला जीएसटी में से राज्य जीएसटीसी का हिस्सा वापस दिया जाएगा। यह 5 साल तक लागू होगा। केंद्रीय राज्य विभाग और PASU यदि अपने स्तर का चार्जिंग स्टेशन लगाते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना होगा। इसकी लागत का बड़ा हिस्सा रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगस्त और अक्टूबर के करंट अफेयर में राष्ट्रीय परिदृश्य को लेके आएंगे। ये राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें और आप यदि ये वीडियो पहली बार इस चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।